हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में रिवोल्ट ऑफ 1857 का हम रिवोल्ट पढ़ने जा रहे हैं। 1857 की क्रांति। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इसका बैकग्राउंड है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, अगर बैकग्राउंड समझ गए तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि 1498 से लेके 1857 तक के पीरियड को, और फिर हमने पढ़ा 1857 से 1947 तक के पीरियड को। इसमें रिवोल्ट ऑफ 87 यानी सिपाही विद्रोह राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन थे। जो सिपाही विद्रोह थे वो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है ये सब पीरियड। जैसे हमने देखा था 1600 से लेके 1707 तक ये मुगलों का शासन रहा, जो कि 1707 में मुग़ल का पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी इस समय। और ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और व्यापार इसी पीरियड में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और व्यापार क्योंकि 1498 में देखा जाए तो पुर्तगाल आए थे। 1600 और 1602 में देखा जाए तो डेनिश और इंग्लैंड वाले आए थे। तो इनका आगमन इसी पीरियड में है। 1707 में देखा जाए तो औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ मुग़लों का पतन होना शुरू हो गया, स्वतंत्र राज्यों का उदय हो गया और केंद्रीय शक्ति का अवसान या क्षीण हो गया। जब केंद्रीय शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई तो सिर्फ ये सारी घटनाएं घटने लगी। 1757 की बात करें तो बंगाल विजय और जागीरें प्राप्त कर ली। 1757 में ये किसकी बात हो रही है? इंग्लैंड की, यानी अंग्रेज़ों ने ये सब प्राप्त कर लिया। और अगर आगे देखें, ये बेसिक है, अभी बैकग्राउंड बता रहा हूँ। 1764 से 65 की बात करें तो बक्सर की लड़ाई हुई। इलाहाबाद की संधि के पश्चात दीवानी का अधिकार अंग्रेज़ों के पास चला गया। और 1798 की बात करें तो रिंग फेंस पॉलिसी चली, सहायक संधि चली और मैसूर मराठा विजय की बात करें। ये अंग्रेज़ कैसे कैसे अपने हिंदुस्तान पे कब्जा कर रहे हैं, वो उसका बैकग्राउंड है। 1857 की बात करें तो डलहौजी की नीति, सिख विजय, राजस्व की उगाही और धार्मिक हस्तक्षेप, देन 1857 की क्रांति हो गई। यानी 1857 की क्रांति के पहले ये सारे कारण रहे जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में अगर जाने तो क्रांति का प्रतीक कमल और चपाती यानी रोटी था। कमल और रोटी। प्रारंभ की तिथि जो थी वो 10 मई 1857 थी। कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। ये आंदोलन की प्रारंभ की बात हो रही है, वो छावनी वाली बात नहीं हो रही है, जहाँ मंगल पांडे की बात अभी नहीं हो रही है। अभी प्रारंभ की तिथि बात कर रहे हैं। तत्कालिक कारण क्या था? कारतूस का इस्तेमाल, हाँ, चर्बीदार कारतूस का इस्तेमाल करना। यही इस्तेमाल करने से धर्म भ्रष्ट की बात होने लगी थी हिंदू मुस्लिम की, क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी का अफवाह फैल गया था। ब्रिटेन का पीएम उस समय पामर्सन था, महारानी एलिजाबेथ। भारत का दर्द, ये एलिजाबेथ प्रथम की बात नहीं हो रही है, एलिजाबेथ आई थिंक तृतीय की बात हो रही है। दर्द का भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था उस समय। 1857 की बात कर रहे हैं, 1857 की बात हो रही है। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे और विद्रोह दबाने का नियुक्त सेनापति जो था जॉर्ज एनीसन था। एमिसन भी बोलते हैं, एनीसन भी बोलते हैं। और एलन कैंपबेल थे। एलन कैंपबेल, जॉर्ज एमिसन ही है शायद, एमिसन। 1857 की क्रांति का इतिहासकार, जो सरकारी इतिहासकार थे, वो एस.एन. सेन थे। एस.एन. सेन। विद्रोह की शुरुआत की बात करें तो बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ। यानी विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ। अभी हम बैकग्राउंड कवर कर रहे हैं, अभी डिटेल देखेंगे क्या क्या है। क्रांति का स्वरूप अगर देखें तो सैनिक विद्रोह की बात करें, सर जॉन सीले,
टी.आर. होम्स, लॉरेंस और ट्रेबोलियन ये सब बोल रहे हैं कि ये सब मतलब ब्रिटिश इतिहासकार हैं और ये 1857 की क्रांति के स्वरूप को बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। और सर सैयद अहमद खान दुर्गादास ये भारतीय इतिहासकार हैं, ये लोग भी बता रहे हैं। असबाब व बागवते ये हिंद, असबाब ए बागवते ए हिंद, द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, मतलब ये लोग बता रहे हैं कि हिंदुस्तान में क्रांति का कारण क्या रहा, और ब्रिटिश भी बता रहे हैं हिंदुस्तान में क्रांति का कारण क्या रहा। राष्ट्रीय विद्रोह कौन कौन है? ब्रिटिश बेंजामिन डिज़रायली, राष्ट्रीय विद्रोह बताते हैं। और भारतीय अशोक मेहता बताते हैं कि राष्ट्रीय विद्रोह था। यानी कि कौन कौन बता रहा है कि राष्ट्रीय विद्रोह था ये 1857 की क्रांति? भारतीय अशोक मेहता और ब्रिटिश में बेंजामिन डिज़रायली, ये बोलते हैं राष्ट्रीय विद्रोह था। और सैनिक विद्रोह कौन बोलता है? सर जॉन सीले, टी.आर. होम्स, लॉरेंस और ट्रेबोलियन, ये सब मिलके बोलते हैं कि सैनिक विद्रोह है। ठीक, और ये सब के सब ब्रिटिश इतिहासकार हैं। और सैनिक विद्रोह भारत में कौन बोलता है? सर सैयद अहमद खान भी बोलते हैं सैनिक विद्रोह है, दुर्गादास भी बोलते हैं सैनिक विद्रोह है। ठीक, जबकि ये दोनों भारतीय इतिहासकार हैं। और ये लोग कैसे बताते हैं? असबाब ए बगावते ए हिंद, द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सैनिक विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम कौन कौन बताते हैं? बी.डी. सावरकर, जो कि 1906 में लिखा, और 1906 में मराठी में द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्र प्रथम लड़ाई, और सुनियोजित प्रथम संग्राम, ये बी.डी. सावरकर लिखते हैं 1906 में, बताते हैं कि सुनियोजित प्रथम संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था ये, जो 1857 की क्रांति हुई थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम लड़ाई थी, ऐसे ऐसे बताते हैं। अशोक मेहता और ग्रेट रिवेलियन, अशोक मेहता और ग्रेट रिवेलियन पुस्तक लिखे हैं। आर.सी. मजूमदार सिपाही कम्युनिटी लिखे हैं। आर.सी. मजूमदार सिपाही कम्युनिटी बताते हैं, लिखते भी हैं। एस.एन. सेन 1857 में यह विद्रोह धार्मिक विद्रोह से शुरू हुआ और स्वतंत्रता की लड़ाई में परिणत हो गया। एस.एन. सेन जो हमारे भारतीय इतिहासकार थे, सरकारी इतिहासकार थे, वो बताते हैं 1857 की क्रांति जो थी, यह विद्रोह धार्मिक विद्रोह से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? धार्मिक विद्रोह से शुरू हुआ, जो गाय और सूअर की चर्बी की बात हो रही थी, और स्वतंत्रता की लड़ाई में तब्दील हो गया। क्या हो गया? स्वतंत्रता की लड़ाई में तब्दील हो गया। एस.एन. सेन 1857 की क्रांति का सरकारी इतिहासकार बनाए गए थे, यानी एस.एन. सेन ही सरकारी इतिहासकार बनाए गए थे। एस.एन. सेन आई थिंक सुरेंद्र नाथ सेन है। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल, इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, यानी कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल ने इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर 1859 तक की बात करते हैं। और H.P. चट्टोपाध्याय द सिपॉय म्यूनिटी ऑफ 1857, अ सोशल एनालिसिस, एक सामाजिक विश्लेषण करता है। वो बताते हैं कि द सिपॉय ऑफ म्यूनिटी 1857, कथन किसने किसने क्या क्या कहा उसको देख लेते हैं। जेम्स आउट्रम और टेलर क्या बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। ये क्वेश्चन आएगा कि हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र किसने बताया? 1857 की क्रांति एक हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र था। तो कौन कौन था? जेम्स आउट्रम और ट्रेलर। टी.आर. होम्स बताते हैं कि सभ्यता और बर्बरता के बीच की लड़ाई थी।
सभ्यता इंग्लैंड वालों को बोलते हैं और बर्बरता हिंदुस्तानी को बोलते हैं, के बीच लड़ाई थी। कौन बोलते हैं? टी आर होम्स। रिज बोलते हैं धर्मांधों का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था। हम लोगों को धर्मांध बोलते हैं। रिज का ईसाइयों के खिलाफ युद्ध था। और बी डी सावरकर बोलते हैं कि सुनियोजित रूप से भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। और आर सी मजुमदार बोलते हैं यह न तो प्रथम और न ही आखिरी, न तो प्रथम और न आखिरी और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यानी तो ये तो कुछ और ही कह देते हैं। आर सी मजुमदार बोलते हैं यह न तो प्रथम और न आखिरी और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। जॉन ब्रूस नार्टन बोलते हैं यह सैनिक विद्रोह न होकर नागरिक विद्रोह था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि ये सैनिक विद्रोह ना होकर नागरिक विद्रोह किसने बताया? जॉन ब्रूस नार्टन। तो ये सबका कथन है, आप एक बार देख लीजिएगा दोबारा। तत्कालीन कारण की बात करें कि तत्कालीन कारण क्या क्या रहा, तो तत्कालीन कारण में ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ, है ना, जो कि हल्की राइफल थी और प्रथम प्रयोग था दमदम रेजिडेंस दिसंबर 1856 में। कहाँ पे शुरू हुआ इसका प्रयोग हुआ? दमदम रेजिडेंट दिसंबर 1856 में। ये बंगाल साइड में पड़ता है। कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी की बात की गई थी कि जो उसको मुंह से निकाल के उसमें कारतूस डालना था, उसमें जो ग्रीस का इस्तेमाल किया गया था वो गाय और सूअर की चर्बी। ऐसी अफवाह थी, अब पता नहीं क्या है। दीर्घकालिक कारण क्या था? राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। मतलब ये तो तत्कालिक कारण था कि ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने के लिए दिया गया सैनिकों को, जिसमें सैनिकों ने समझा कि हिंदुस्तान और मुसलमान के लिए अपवित्र की बात हुई, क्योंकि वहाँ पे फैल गई थी क्या अफवाह कि गाय के चर्बी का और सूअर के चर्बी का ग्रीस बनाया गया है। ठीक है। तो दीर्घकालिक कारण की बात करें तो राजनीतिक कारण भी थे, प्रशासनिक कारण भी थे। ये अंग्रेज़ों ने जैसे जैसे प्रशासन और राजनीति पे अपना हस्तक्षेप किया, दबाव डाला। धार्मिक और सामाजिक कारण भी था। आर्थिक कारण, आर्थिक शोषण तो किया ही किया। सैनिक कारण भी था, जो भेदभाव करते थे, क्योंकि जो अंग्रेज़ के सैनिक थे और जो हिंदुस्तान के सैनिक थे उनमें काफ़ी डिफरेंस, बहुत ही भेदभाव। कंपनी शासन की शोषणकारी नीतियाँ, और कंपनी जब शासन कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट कंपनी, तो शोषणकारी नीतियाँ भी अपनाई थी बहुत सारी। ठीक है। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण में अगर डिटेल में देखें तो क्या है? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, नाना साहब पेशवा का पेंशन रोका जाना, डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति, गोद लेना प्रथा का समाप्त कर देना, है ना, गोद लेना प्रथा का समाप्त कर देना। जैसे झांसी की रानी जब अपने दत्तक पुत्र का वो ग्रहण किया कि हम गोद लेंगे, तो ये मना कर दिया था कौन? डलहौजी ने साम्राज्यवादी की नीति अपनाया, गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। भारतीयों को प्रशासनिक सेवाओं में शामिल नहीं करना, जितने भारतीय लोग थे उसको प्रशासनिक सेवा में शामिल नहीं करना, ये भी कारण था। तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियों का अंत कर देना, ये भी लोगों में रोष था, विद्रोह था। प्रशासन संविधिक कार्यों में योगदान की जगह धर्म के आधार पर बनाया गया। अकाल की बारंबारता, अकाल भी उस समय पड़ती जा रही थी और इसमें अंग्रेज अपना मनमानी कर रहे थे। भेदभाव की नीतियाँ भी थी। 1856 में अवध का अधिग्रहण कर लिया, यही सबसे अंतिम में अधिग्रहण अवध का हुआ 1856 में, और लोग उसमें भड़क उठे, अवध के जितने भी नागरिक थे। अब आगे देखते हैं कि और धार्मिक कारण क्या क्या रहे। ठीक है।
ठीक है। कन्यावध प्रथा पर रोक। धार्मिक कारण में क्या कहता है कि कन्यावध प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, दास प्रथा पर रोक, नरबली प्रथा पर रोक। नरबली प्रथा, दास प्रथा, सती प्रथा, कन्या वध प्रथा इत्यादि पर रोक लगा दिया। अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे दी। इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है ये, जबकि हमारे समाज में उस समय क्या अभी भी है, बहुत ही खिलाफ है। विधवा पुनर्विवाह, ईसाई धर्म का प्रचार, आटे में हड्डियों का चूड़ उस समय, ये सब बहुत सारी बर्बरता की चीज़ें रही। ओके। और धार्मिक हस्तक्षेप की नीति की बात करें तो 1806 से बेल्लोर में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा धार्मिक चिन्हों के प्रयोग करने में मना किया गया। यानी कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा धार्मिक चिन्हों का प्रयोग करने में मना किया। जैसे हर कोई धर्म का अपना अपना चिन्ह है। अनार्थ हिंदुओं को, अनार्थ मतलब जो आर्य नहीं है, अनार्य, इसको अनार्य बोलेंगे ना, अनार्य, अनार्य जो आर्य नहीं है, अनार्य हिंदुओं को माथे पर तिलक लगाना, ये भी हस्तक्षेप की नीति थी। मुसलमानों को मजहबी टोपी पहनना, ये भी हस्तक्षेप कर रहे थे कि मुसलमान मजहबी टोपी ना पहने, माथे पे तिलक ना लगाए हिंदू। सिखों को पगड़ी बांधना, सिख पगड़ी ना बांधे। बताइए, ये सब हस्तक्षेप की बात हो रही ना, ये धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। एवं कटार रखने पर रोक लगा दिया कि जो सिख लोग हैं वो कटार नहीं रखेंगे, जबकि हमारे जब संविधान बना तो पगड़ी बांधना, कटार रखना, उनका कड़ा पहनना, कच्छा पहनना, केस रखना, ये 5 कक्का दिया गया था ना, 5 कक्का क्या कहता है, कड़ा, केस, कटार, कच्छा, कड़ा, केस, कटार, कच्छा और 5वां क्या बोला हूँ, देख लीजिएगा। तो इत्यादि पर रोक लगा दिया। और पगड़ी है ना। तो परिणाम 1806 में बेल्लोर में सिपाही विद्रोह देखा गया। 1850 में लेक्स लॉकी अधिनियम, यानी कि धार्मिक अयोग्यता की बात, अधिनियम देखा गया। जेल में अपने बर्तन ले जाने पर रोक। भाई जेल में अपने बर्तन, अपने पर्सनल बर्तन ले जाने पर रोक। 1813 और 1833 का चार्टर है। 1813 में देखिए एकाधिकार हो गया, और 1800 इसमें चाय चीनी छोड़ के बाकी सब में एकाधिकार कर लिया। और 1833 में तो टोटली एकाधिकार हो गया, चाय और चीनी भी समाप्त कर दिया। और 1813 में ही उसने वो कर दिया, ईसाइयों का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, अधिनियम बना दिया। तो 1813 1833 में बहुत ही बदलाव देखा गया। तो ये सब कारण रहे। अब सैनिक कारण देख लेते हैं। भर्ती वेतन की पदोन्नति। सैनिक कारण में क्या कहता है, भर्ती वेतन की, यानी कि भर्ती में, वेतन में, पदोन्नति में दोहरा व्यवहार, क्योंकि ये अंग्रेज सैनिक भी होते थे और भारतीय सैनिक भी होते थे, उन सब में दोहरा व्यवहार, यानी कि भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिक में भेदभाव करते थे। कुशासन का झूठा आरोप लगाकर अवध के विलय के पश्चात, यानी अवध का विलय क्यों हुआ, क्योंकि कुशासन का झूठा आरोप लगा दिया। और उसके पश्चात अवध में सैनिकों का अंग्रेजी सरकार के प्रति गुस्सा। जो अवध के सैनिक थे और भी जो हिंदुस्तानी सैनिक थे, जब ये अवध के सरकार, अवध के नवाब को हटा दिया तो सैनिकों में भी गुस्सा आया। और 1854 का डाक तार अधिनियम, जो डाक तार अधिनियम आया था 1854 में, इसके पश्चात मुक्त पत्राचार व्यापार पर रोक। जो लोग नॉर्मली अपना लेटर इधर उधर भेजते थे, उस पर टिकट लगाना, पैसे लगाना, कर वसूलना शुरू कर दिया। जनरल क्या लिखा है, एनलिस्टेड, जनरल एनलिस्टेड एक्ट के जरिए
धार्मिक भावनाओं को आहत। ओके। जनरल एनलिस्टेड एक्ट के जरिए धार्मिक भावनाओं का आहत किया। भोजन में असमानता किया, जो सैनिक वगैरह थे उनके भोजन में भी। आज भी बहुत सारे सैनिक देखते हैं भारत के बॉर्डर पे क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं कि हमको दाल ठीक से नहीं मिल रहा है, पानी वाला दाल मिल रहा है, चावल मिल रहा है तो ये मिल रहा है वो मिल रहा है। तो खैर भेदभाव तो उस समय भी था, आज भी है। क्रांति की शुरुआत और प्रसार की बात करें तो शुरुआती घटना बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी शुरुआती कहाँ से हुई, बंगाल प्रेसिडेंसी से। दमदम की बात करें तो दमदम से अम्बाला हुआ, अम्बाला से सियालकोट, सियालकोट से बहरामपुर, बहरामपुर से बैरकपुर। ठीक। उसके बाद मार्च में 1857 की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तो जो थी वहाँ पे हुआ। अच्छा, ये क्यों हुआ था, ये हमने देखा कि बंगाल प्रेसिडेंसी में गाय और सूअर की चर्बी की अफवाह यहीं उठी थी, तभी तो मंगल पांडे ने अपने किसको, ह्यूसन को और अपने जो भी उनके सीनियर थे उन अधिकारियों को मर्डर कर दिया, मार दिए गोली। मार्च 1857 बैरकपुर 34वीं 34 BNI यानी कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी 34वीं बैरकपुर में, और मार्च में हुआ था 1857 में। एक पैदल सैनिक मंगल पांडे का जन्म जो 1827 में हुआ था। नागोवा गांव बलिया यूपी, इनके बारे में बताया जा रहा है। नागोवा गांव बलिया के यूपी में। चित्त पावन ब्राह्मण परिवार के थे ये मंगल पांडे। इन्होंने ही शुरुआत किया क्योंकि इन्होंने अपने सीनियर को गोली मार दी। 29 मार्च, ये बात कब की है, अभी देखते हैं। 29 मार्च 1857 को, हाँ ये रहा ना डेट, यही तो, यही मैं ढूंढ रहा था। 29 मार्च सार्जेंट ह्यूसन और लेफ्टिनेंट बाग, यस ये दोनों रहे, ह्यूसन की और बाग की, ह्यूसन और बाग की हत्या कर दी, गोली चला दी। यानी कि इन दोनों की हत्या कर दिया किन्होंने, मंगल पांडे ने। एक की तुरंत डेथ हो गई, एक की बाद में हुई। जमादार ईश्वरी प्रसाद को बनाया गया, ना बनाया गया नहीं, ये कुछ लिखा हुआ है। जमादार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, पर इन्होंने मना कर दिया। ओके, ये जमादार ईश्वरी प्रसाद एक नाम है व्यक्ति का। इनको अंग्रेजों ने बोला कि मंगल पांडे को पकड़ लो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया, जबकि इन्होंने मना कर दिया। जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मना कर दिया क्योंकि ये भी भारतीय सैनिक थे और कारण जानते थे कि क्यों मंगल पांडे ने ऐसा किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं जमादार ईश्वरी प्रसाद के बारे में। यस, ये रहा। जमादार ईश्वरी प्रसाद ने मना कर दिया गिरफ्तारी से कि भाई हम मंगल पांडे को गिरफ्तार नहीं करेंगे। शेख पलटू के माध्यम से मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया, और ये अगला व्यक्ति आया जो भी सैनिक विद्रोह में, सैनिक में भी ये भी शामिल था। शेख पलटू के माध्यम से मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को कोर्ट मार्शल हो गया। जो ईश्वरी प्रसाद मना कर दिए मंगल पांडे को गिरफ्तार से, इनको भी और मंगल पांडे को भी 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को कोर्ट मार्शल कर दिया, और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी बैरकपुर में। 34वीं BNI को ख़त्म कर दिया गया। उसी समय 34वीं BNI यानी कि बंगाल नेटिव रेजिमेंट को ख़त्म कर दिया। 21 अप्रैल ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दी गई। सोचिए, 29 मार्च को इन्होंने कांड किया मंगल पांडे ने, और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। जबकि आई थिंक 9 अप्रैल को फांसी का तारीख था, लेकिन एक दिन पहले। भगत सिंह को भी था, 24 मार्च को था, लेकिन उनको 23 मार्च को दे दिया गया, एक दिन पहले। क्योंकि एक दिन पहले इसलिए कर देते थे क्योंकि भारत की जनता आक्रामक फैल जाता, तो एक दिन पहले इन लोगों ने फांसी दे दिया।
21 अप्रैल ईश्वरी प्रसाद को भी फांसी दे दिया गया। इसने सैनिक में विद्रोही की भावना उत्पन्न हुई। बाकी इन कारणों से इससे यानी इन कारणों से सैनिकों में विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। देन मेरठ की घटना होती है। बैरकपुर कांड की सूचना 9 मई को मेरठ पहुंची। बैरकपुर कांड की घटना थी उसकी सूचना 9 मई को मेरठ में पहुंची। 9 मई को 85 सिपाही मेरठ में चर्बी युक्त कारतूस से अभ्यास करने से मना कर दिया कि हम चर्बी युक्त जो एनफील्ड राइफल आया है उससे हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। देन इन्होंने 85 सिपाहियों को 10 वर्ष की कारावास की सज़ा दे दी अंग्रेज़ों ने। सैनिकों में आक्रोश और बढ़ गया और ये 9 मई की बात हो रही है। अब 10 मई को क्या हुआ, सैनिकों ने जबरन जेल तोड़ दिया और 85 सैनिकों को मतलब रिहा कर लिया। देखिए विद्रोह बढ़ता जा रहा है। 11 मई को सैनिकों का जत्था यानी पूरे सैनिकों की टोली दिल्ली पहुंच गई। बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। 11 मई की बात है। 12 मई BS जफर यानी बहादुर शाह जफर और बख्त खां के नेतृत्व में सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बख्त खां जो कि इनके बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। 12 मई को इन्होंने कब्जा कर लिया दिल्ली पे। देन जो गवर्नर जनरल कैनिन था, लॉर्ड कैनिन ने जिंद जगह का नाम है, हरियाणा, पंजाब, गोरखा, महाराष्ट्र से सैनिक बुलवाया। इन इत्यादि जगहों से सैनिक बुलवाया लॉर्ड कैनिन। और दिल्ली में 2 अंग्रेज अधिकारी निकलसन और हडसन क्रांति दबाने के दौरान दिल्ली में मारा गया। 2 अधिकारी दिल्ली में नियुक्त किए गए और बोले कि इन लोगों को क्रांति दबाना है। तो निकलसन तो बेचारे निकल लिए, मर गए, क्रांति के दौरान ही मारा गया। हडसन पुनः दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित कर लिया अपने सैनिकों के माध्यम से। देन 12 मई से सितंबर तक दिल्ली विद्रोह सिपाहियों ने नियंत्रण में रहा। दिल्ली विद्रोही सिपाहियों के नियंत्रण में रहा। ठीक है। दिल्ली पुनः सितंबर 1857 तक अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। सितंबर में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने तक क्रांति दौड़ती रही, क्रांति चलती रही। दिल्ली में पुनः सितंबर में 1857 तक अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। हडसन ने बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था और छुपे हुए की सूचना इनका रिश्तेदार मिर्जा इलाही, इनका रिश्तेदार कौन था, मिर्जा इलाही ने हडसन को बता दिया कि ये बहादुर शाह जफर कहाँ छुपे हुए हैं। जफर को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा यानी रंगून भेज दिया गया। बर्मा में रंगून में भेज दिया गया, जहां 1862 में निर्वासन के दौरान मृत्यु हो गई। ठीक है ना। जफर, तभी तो जफर बोलता है ना कि मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ कि मुझे 2 गज ज़मीन दफन होने के लिए हिंदुस्तान नहीं मिला। हिंदुस्तान में ही चाहता था वो मरना। ग्रैंड सन की बात करें, अबू बकर, इनका ग्रैंड सन था अबू बकर। 2 सन थे, मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान, तीनों को गोली मार दी गई। एक ग्रैंड सन था अबू बकर, प्लस में 2 इनके पुत्र थे बहादुर शाह जफर के, मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और मिर्ज़ा मुग़ल। इन तीनों को गोली मार दी गई और जफर के सामने ही, और जफर को भेज दिया गया रंगून, जहाँ पर उनकी 62 में मृत्यु हो गई। बर्मा में ही ये अपनी पत्नी के साथ गए थे। देन क्या हुआ, अब क्रांति देखते हैं, क्रांति कहाँ कहाँ भड़की है, कैसे कैसे किसने कहाँ दबाया, देखते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे नेतृत्वकर्ता, दमनकर्ता निकलसन और हडसन थे। ठीक। कानपुर में नाना साहब थे और एलन कैंपबेल प्लस में व्हीलर इनके दमनकर्ता थे।
ये अंग्रेज अधिकारी का दमन करता। ये हिंदुस्तान के सैनिक लोग हैं, अधिकारी लोग हैं जिन्होंने नेतृत्व किया। और ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र में है? ठीक है, तो ये सारा क्षेत्र देखना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आएंगे, नोट्स बना हुआ बहुत शानदार, बस आपको सुनना है, सुनते सुनते याद हो जाएगा। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर निकलसन हडसन, कानपुर में नाना साहब, एलन कैंपबेल और व्हीलर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, जेम्स आउट्रम, हेनरी हैवलॉक और लॉरेंस, बरेली, बरेरी नहीं है, बरेली है, बरेली में खान बहादुर और कॉलिन कैंपबेल। एलन कैंपबेल अलग है, कॉलिन कैंपबेल अलग है। फैजाबाद की बात करें तो अहमदुल्ला थे, और वहाँ पे कॉलिन कैंपबेल की बात थी। ये कॉलिन कैंपबेल बरेली और फैजाबाद आसपास में, इसलिए इन्होंने संभाल रखा था। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई प्लस में झलकारी बाई, रानी लक्ष्मीबाई प्लस में झलकारी बाई, इन दोनों ने मिलकर झांसी में संभाल रखा था। उसमें हीरोज था, इसी ने हीरोज में स्टेटमेंट बोला था कि यहाँ जो सोई हुई महिला है, यानी जब क्रांति का दमन कर लिया, युद्ध में मारी गई रानी लक्ष्मीबाई, तो ये बोलता है हीरोज कि जो यहाँ सोई हुई महिला है वो सबसे बड़ी क्रांतिवीर और सबसे बड़ी मर्दाना, ऐसा कुछ बोला था ना। ये जो सोई हुई महिला है, ये सब क्रांतियों में सबसे बड़ी मर्दाना है। इलाहाबाद में लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे और उस समय कर्नल अनसोल था। ग्वालियर में तात्या तोपे थे, हीरोज, जो कि ग्वालियर झांसी से मिल गया था उस समय, तो हीरोज यहाँ पे भी है, हीरोज यहाँ पे भी है। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं कौन थे। गोरखपुर तो इधर ही पड़ता है, तो कैंपबेल वगैरह होगा। बिहार में देखें तो कुंवर सिंह थे, इस समय विलियम टेलर थे। और कुंवर सिंह का बिहार में तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है कि इनका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कुंवर सिंह से रिलेटेड। तो ये सब क्रांति के जगह है। दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में, बरेली में, फैजाबाद में, झांसी में, इलाहाबाद में, ग्वालियर पे, गोरखपुर बिहार में इत्यादि में कौन नेतृत्व किए थे और कौन यहाँ पे दमन करता है, ये सब ध्यान में रखना है। बिहार में देखें 1857 की क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा, तो आइए देखते हैं बिहार के बारे में। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 रोहिणी से लेकर देवघर तक, रोहिणी जगह है और देवघर जगह है, देवघर इस समय झारखंड में पड़ता है, रोहिणी बिहार में 30वीं BNI थी, यानी कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। शाहबाद है कि शाहबाद आरा है, जगदीशपुर है, बिहार है। ये सब शाहबाद, आरा, जगदीशपुर बिहार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में चल रहा था। बिहार में क्रांति की शुरुआत देवघर के रोहिणी गांव से हुआ। अच्छा, देवघर जो झारखंड में पड़ता है इस समय, जहाँ पे बाबा धाम जाते हैं लोग, वहाँ रोहिणी गांव से शुरू हुआ था। तिथि थी 12 जून 1857, 30वीं BNI थी। 3 पैदल सिपाही, कौन है भाई? अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो, ये तीनों पैदल सिपाही मिलके एक अंग्रेज अधिकारी नॉर्मन लेस्ली, ये नाम बार बार आता है बिहार के एग्जाम में, नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी इन तीनों ने मिलके। अगले ही दिन इन तीनों सिपाही को फांसी दे दी गई। ओके, 30वीं BNI को भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया। जो 30वीं BNI थी, इनकी इन्फेंट्री थी, उनको भागलपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। इसी घटना के बाद बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, यह मानी जाती है। और यह घटना तेजी से फैली भागलपुर में, गया में, मुजफ्फरपुर में, पटना में और दानापुर में, शाहाबाद में इत्यादि जगहों पर क्रांति फैल गई।
3 जुलाई को क्रांति की शुरुआत पटना में हुई। इसे एक पुस्तक विक्रेता पीर अली का बहुत नाम आता है कि 3 जुलाई को पटना में क्रांति की शुरुआत हुई और एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली ने इसका नेतृत्व किया। 7 जुलाई पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने पीर अली को फांसी दे दी। गया में नेतृत्व किया अमीर अली ने, करीम गया में करीम अली, पटना में पीर अली, और पीर अली को विलियम टेलर ने फांसी दे दिया 7 जुलाई को। ओके, देन आगे देखते हैं क्या हुआ। बस ख़त्म होने वाला है थोड़ा सा और, उसके बाद नया टॉपिक आ जाएगा। नया टॉपिक हम नेक्स्ट में वो करेंगे। तो आगे क्या हुआ। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर और दानापुर के छावनी में फैल गई। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर में ये बवाल हो गया, दानापुर में भी ये क्रांति फैल गई। 26 जुलाई को हरकिशन सिंह के नेतृत्व में, बिहार चूँकि स्पेशल है तो बिहार के लोगों को बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति के बारे में। तो 26 जुलाई को हरकिशन सिंह के नेतृत्व में दानापुर के सिपाहियों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दानापुर स्टेशन है जब हम पटना जाते हैं एग्जाम वगैरह देने, सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन्हीं के नेतृत्व में सभी सेना सोन नदी पार कर। अच्छा, हरकिशन सिंह के नेतृत्व में दानापुर में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। अब विद्रोह करने के बाद इन्हीं के नेतृत्व में सेना सोन नदी, बिहार में जो पड़ती है, सोन नदी पार कर जगदीशपुर पहुंच गए और बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता चुन लिया। 27 जुलाई को 1000 सैनिकों के साथ हरकिशन सिंह, अमर सिंह जो जगदीश सिंह के बड़े भाई हैं या छोटे भाई हैं, और कुंवर सिंह ने आरा को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। ठीक है, 1000 सैनिक मिलके हरकिशन सिंह, अमर सिंह और कुंवर सिंह ने आरा को अंग्रेज़ों से मुक्त करा लिया। समानांतर सरकार की स्थापना भी कर ली कुंवर सिंह ने। समानांतर सरकार के गठन की बात करें तो समानांतर सरकार के गठन अमर सिंह ने किया, परंतु इसका संचालन हरकिशन सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है। आरा फतह करने के क्रम में कुंवर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डनवर की हत्या कर दी। कुंवर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी कैप्टन डनवर की हत्या कर दी। विद्रोह को दबाने के लिए विंसेंट आयर, ये भी नाम इम्पोर्टेंट है, विद्रोह को दबाने के लिए विंसेंट आयर के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई। बाबू कुंवर सिंह आरा से निकलकर तात्या तोपे से मिलने कानपुर चले गए थे उस समय। देन कालपी ने नाना साहब और तात्या तोपे के साथ विद्रोह में भाग लिया। बेगम हजरत महल के बुलाने पर ये लखनऊ भी गए, यानी कि वीर कुंवर सिंह की बात हो रही है, जहां इन्हें आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वीर कुंवर सिंह को आजमगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी गई। आजमगढ़ के पास स्थित उतरौलिया के मैदान में कर्नल मिलमैन को हराया कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर वापस आने के क्रम में गंगा नदी के पास डगलस की सेना को पराजित किया। डगलस जो सिपाही अंग्रेज अधिकारी था, उसकी सेना को पराजित किया, घायल हो गए। ठीक, उस घटना में घायल हो गए वीर कुंवर सिंह। आखिरी लड़ाई जगदीशपुर में लड़ी, जिसमें ग्रांट की सेना से हुई। ली ग्रांट ये अंग्रेज अधिकारी है। तो आखिरी लड़ाई जगदीशपुर में ली ग्रांट की सेना से हुई और 23 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। तो ये डेट याद रखने वाली इम्पोर्टेंट है कि 57 में क्रांति हो रही थी, 58 में मृत्यु हुई 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई।
आगे देखते हैं क्या है। दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है। अब आगे आ गया कांग्रेस की अध्यक्षता के पूर्व संगठित गठन। तो ये नया टॉपिक है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आप लोग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं, टीचिंग या अदर टीचिंग से भी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये इतना शानदार नोट्स है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा। तो लाइव क्लास यूट्यूब पे लाइव क्लास देखने से अच्छा है ये नॉर्मल वीडियोज़ हैं, और एकदम हल्के फुल्के वीडियो। आप सोचिए कि आधे घंटे के अंदर या 40 मिनट का वीडियो, 40 मिनट के वीडियो के अंदर हमने कम से कम 3 लेक्चर कवर किया है, यानी कि 1.5 घंटा का 3 लेक्चर, तो 4.5 घंटे का आपको 40 मिनट में मिल रहा है ना। तो दिस इज़ गुड फॉर टाइम भी बचेगा और अच्छा कंटेंट भी है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।